क्या आप जानते हैं कभी कभी पुलिस के सामने ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है जिससे केस सुलझ पाए, लेकिन फिर भी पुलिस तो पुलिस होती है। वहीं अपराधी भी क्राइम को परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक कहावत भी है कि अगर पुलिस चाहे तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ निकाले। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं नरेश शर्मा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर हुडा नामक एक लोकेलिटी है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके ही अंतर्गत एक सब लोकेलिटी आता है यमुना एनक्लेव। बात 2020 की है। यमुना एनक्लेव में नरेश शर्मा नामक एक शख्स रहते थे। इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार था। इनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सुखदेव नगर में ऑफिस था इनका, और इनका पैसों का भी लेन देन का कारोबार था, यानी ये इंटरेस्ट पर लोन देते थे। इनके घर में, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा था, काम भी अच्छा था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, जिंदगी पटरी पर थी। वैसे नरेश का रोज का रूटीन था कि ये सुबह में अपनी इनोवा कार से ऑफिस जाते हैं और शाम को 7:30 बजे तक वापस घर लौट आते हैं। इनके घर और ऑफिस के बीच की दूरी केवल 3.5 किलोमीटर थी। अब दिन आता है 6 फरवरी 2020। रोज की तरह आज के दिन भी नरेश सुबह में अपना ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं। आज इन्होंने अपनी इनोवा कार नहीं ली बल्कि दूसरी कार ली, टोयोटा एटियोस, जो कि इनके पत्नी की थी। हो सकता है कि नरेश ने अपनी इनोवा कार सर्विसिंग वगैरह के लिए दी हो। खैर जो भी हो, ये टोयोटा एटियोस से नॉर्मली अपने ऑफिस गए, फिर शाम तक काम खत्म करने के बाद 7:30 बजे घर के लिए निकल गए। इधर धीरे धीरे थोड़ा टाइम गुजरता है। 7:55 तक घर वालों को एहसास हुआ कि नरेश तो अभी तक घर आए नहीं हैं, कहाँ रह गए। घर वालों ने थोड़ा और वेट किया। अब धीरे धीरे 8:30 बजता है, नरेश अभी तक घर नहीं आते हैं। अब घर के मेंबर्स नरेश को कॉल करना शुरू कर देते हैं, मगर इनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। ये बात बहुत अजीब थी, नरेश कभी ऐसा करते नहीं थे। लगभग 1 घंटा गुजर गया, वो घर नहीं आए। वैसे ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नरेश के साला भी रहते थे, सुरेश शर्मा। जब इनको पता चला कि इनके जीजाजी घर नहीं पहुंचे हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो ये कुछ परिजनों के साथ जीजाजी के ऑफिस गए। वहाँ पता चलता है कि नरेश तो अपने टाइम से ही 7:30 बजे घर के लिए निकल गए थे। ये चीज़ बहुत हैरान करने वाली थी। आमतौर पर अगर नरेश को कहीं जाना हो या घर आने में लेट हो तो ये पहले ही बता देते थे, पर आज उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। ये ऑफिस से तो निकले लेकिन घर नहीं पहुंचे। अब नरेश जहाँ कहीं भी आते जाते थे, घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके जानने वालों से, दोस्तों वगैरह से बात करते हैं, लेकिन कहीं भी नरेश का पता नहीं चला। 6 फरवरी की रात तो ऐसे ही बीत जाती है। जब अगले दिन 7 फरवरी को भी नरेश अपने घर नहीं लौटे तो उनके साले सुरेश शर्मा पानीपत सिटी पुलिस थाने जाकर जीजाजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब चूंकि बात शहर के एक जाने माने प्रॉपर्टी डीलर की थी, ऐसे कैसे वो गायब हो गए। पुलिस भी बिना देरी किए इस केस में लग जाती है। इसमें CIA 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो घर वालों से ही पूछताछ किया जाता है, जैसे नरेश कितने बजे ऑफिस से निकले, उनका कहाँ कहाँ पे आना जाना है, उठना बैठना है, उनके दोस्त कौन कौन से लोग हैं, कोई ऐसा हो जिनसे नरेश की ना बनती हो, दुश्मनी हो, वगैरह वगैरह। घर वालों के अनुसार नरेश एक सीधे साधे इंसान थे, किसी से कोई रंजिश नहीं था, सबसे मिलजुल कर रहते थे। हालांकि नरेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, साथ में सूद पर पैसे भी देते हैं। पुलिस को यह पता चलते ही लगा कि जरूर इसमें प्रॉपर्टी या पैसों की लेन देन की वजह से कुछ हुआ होगा। अब पुलिस ऐसे ही लोगों का पता लगाना शुरू कर देती है जिनके साथ हाल के दिनों में नरेश की डीलिंग हुई थी, प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई हो या पैसे उधार दिए गए हों। पुलिस ने ऐसे ही लोगों की लिस्ट तैयार की। इसमें करीब 20 से 25 लोग ऐसे थे जिनके साथ पैसों की लेन देन हुई थी, और कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग भी हुई। इन सभी लोगों के साथ काफ़ी गहनता से पूछताछ शुरू होता है। नरेश की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई गईं। उसमें आखिरी बार इनकी किससे बात हुई थी, बिजनेस रिलेटेड किन लोगों से बात होती थी, क्या वो लोग पुलिस के बनाए गए लिस्ट में हैं या नहीं। इन सब के अलावा घर से ऑफिस के बीच में लगे सारे CCTV कैमरे भी देखने शुरू किए गए। देखा जाए कि नरेश ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ कहाँ पर गए थे। साथ में पुलिस ने आसपास के जिलों के थानों में भी सूचना भिजवा दी कि नरेश शर्मा नामक एक आदमी अपनी टोयोटा एटियोस गाड़ी के साथ लापता है। उनका हुलिया ऐसा ऐसा है, अगर किसी को दिखाई दें तो तुरंत सूचना दीजिए। वहीं जब पुलिस ने कैमरों की जांच शुरू की तो कुछ फुटेजेस में वो टोयोटा एटियोस गाड़ी दिख गई थी, पर कहीं पर कैमरे लगे हुए थे, कहीं पर नहीं थे। इस वजह से पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि इसके बाद नरेश कहाँ जा सकते हैं। जिन जगहों पर गाड़ी दिखी वो उनके ऑफिस और घर के बीच का रास्ता था। उन सारी जगहों का पुलिस मुआयना करती है, ध्यान से देखती है, समझती है, पर कुछ खास क्लू नहीं मिलता। वहीं जब पानीपत पुलिस ने आसपास के जिलों में सूचना भिजवाया तो करनाल पुलिस के द्वारा एक अजीब सी चीज पता चलती है।
हुआ कुछ यूं कि 6 फरवरी की रात में 10 बजे के आसपास कोई राहगीर थे जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के बुदनपुर नामक गांव में एक नहर के पास से गुजर रहे थे। नहर का नाम था आवर्धन। राहगीर ने गुजरते वक्त देखा कि नहर की दूसरी साइड एक गाड़ी है जो नहर में गिर रही है। राहगीर को उसे देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि गाड़ी को कोई तो धक्का दे रहा है पीछे से। हालांकि ये रात का टाइम था, साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। नहर के किनारे पर भी कोई लाइट वगैरह नहीं थी, लेकिन उस गाड़ी की लाइट ऑन थी और ब्लिंक कर रही थी, जिस वजह से राहगीर की नज़र उस पर पड़ी। जब इन्होंने गाड़ी को नहर में गिरते देखा तो ये तुरंत बुदनपुर में सरपंच के पास जाते हैं और पूरी वारदात बताते हैं। अब इसी रात में सरपंच कुछ लोगों के साथ गाड़ी गिरने वाले स्पॉट पर पहुंचे। इन्होंने उस जगह को अच्छे से देखा पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद जब सुबह हुआ तो ये सरपंच अपने लोकल पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना देते हैं। इधर नरेश के घर वाले, पानीपत पुलिस, सभी लोग लगातार नरेश को ढूंढ रहे थे। पेट्रोल पंप, जीटी रोड, टोल प्लाजा, हर जगह के कैमरे भी देखे जा रहे थे। 7 जनवरी को ही पानीपत पुलिस को करनाल पुलिस द्वारा उस गाड़ी का पता चला। अब 8 जनवरी की सुबह में ही पानीपत पुलिस और नरेश के घर वाले करनाल पहुंचे। उधर करनाल पुलिस भी नहर के पास मौजूद थी। गांव के लोग थे, वो चश्मदीद भी थे जिन्होंने गाड़ी को डूबते हुए देखा। सरपंच थे, एफएसएल टीम, सीआईडी के ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। हाइड्रा मशीन मंगवाया गया, गोताखोर बुलाए गए। राहगीर ने जहां पे इशारा किया गाड़ी वहीं से मिलती है। हाइड्रा मशीन की मदद से उसको बाहर निकाला गया। वो गाड़ी सफ़ेद कलर की टोयोटा एटियोस थी, वही कार जिसे नरेश ड्राइव कर रहे थे। जब गाड़ी बाहर आई तो उसके सभी दरवाजे लॉक थे। इससे लगा कि जरूर अंदर कोई ना कोई होगा, मगर गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। इसके दोनों नंबर प्लेट्स भी गायब थे। इन्हें जानबूझकर निकाला गया था। गाड़ी के अंदर रखी भगवान की मूर्ति को देखकर घर वालों ने कहा कि यह नरेश की गाड़ी है। अब इसका नंबर प्लेट तो नहीं था जिससे पता कर सकें। आगे गाड़ी के चेसी नंबर और कार के पेपर्स के जरिए एफएसएल टीम ने कंफर्म कर दिया कि यह गाड़ी नरेश की ही है। अब इस कार के अंदर नरेश नहीं मिले, ना इनका मोबाइल फोन था और ना ही कुछ और चीजें मिली। इन सबसे लगा कि जरूर नरेश के साथ कुछ तो गलत हुआ है, किसी ने कुछ किया है। अगर ये कार के अंदर होते तो पानी में डूबते टाइम भी उसमें ही होते, क्योंकि दरवाजा लॉक था और ऊपर से पानी के प्रेशर से भी दरवाजा नहीं खुलता। वहीं नरेश की लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे लगे कि ये खुदकुशी कर सकते हैं। अब पुलिस की एक टीम ने इसी नहर में नरेश को भी ढूंढना शुरू कर दिया और भी गोताखोर, बोट्स वगैरह मंगाए गए। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने नरेश के ऑफिस से लेकर इस करनाल के नहर में गाड़ी मिलने तक के बीच जो कैमरे लगे थे उनके फुटेजेस मंगाना शुरू कर देती है। नरेश 6 फरवरी की शाम 7:30 बजे के आसपास ऑफिस से निकले थे। इधर राहगीर ने करनाल में इसी तारीख को 10 बजे के आसपास गाड़ी को डूबते हुए देखा था। इसी टाइमलाइन के हिसाब से फुटेजेस मंगाए गए। पुलिस को करीब 60 से 70 कैमरों की फुटेजेस मिलती हैं। इसमें उन फुटेजेस को भी दोबारा से एग्जामिन किया गया जो शुरुआत में देखे गए थे। पुलिस काफी गंभीरता से इन फुटेजेस को देख रही थी, पर कुछ खास पता नहीं चल रहा था, कोई लीड नहीं मिल रहा था। अब चूंकि ऑफिसर्स को शक था कि जरूर इसमें कत्ल का मामला है, तो इन्होंने अब नए तरीके से कैमरे देखना शुरू कर दिया। इस बार इन्होंने नरेश की टोयोटा एटियोस कार को देखने के अलावा उसके आगे चलने वाली 20 से 30 गाड़ियां और इतनी ही गाड़ियां पीछे चलने वाली, इन सबको भी चेक करना शुरू करते हैं। अगर किसी ने नरेश का कत्ल किया है तो वो जरूर नरेश की गाड़ी का पहले पीछा किया होगा। ऐसे करके जिन भी फुटेजेस में टोयोटा एटियोस गाड़ी नजर आई, इसके आगे और पीछे चलने वाली 20 से 30 गाड़ियों के नंबर प्लेट्स देखे गए। उनके जरिए कार के मालिकों का पता किया, उनसे पूछताछ हुई। एक तरफ पुलिस की एक टीम ये सब चीजें कर रही थी और दूसरी तरफ नरेश के शव को ढूंढा जा रहा था। कई घंटों के मशक्कत के बाद पुलिस को कैमरे में एक सस्पेक्ट गाड़ी नजर आती है। ये सभी फुटेजेस में जिसमें टोयोटा गाड़ी नजर आई थी उसमें ये कॉमन दिख रही थी। ये गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर। पुलिस ने इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला, इसके मालिक का पता किया। एड्रेस निकल कर आया पानीपत जिले के ही नारा नामक गांव का। पुलिस इस पते पर जाती है। यहाँ पर एक आदमी मिला। पुलिस ने इसको वो स्विफ्ट डिजायर की फोटो दिखाई। आदमी उसको देखते ही पहचान जाता है, वो इसकी ही कार थी और नंबर प्लेट भी इसका ही था। पुलिस ने इससे आगे पूछा कि आपकी गाड़ी इस टोयोटा एटियोस का पीछा क्यों कर रही थी। आदमी ये सुनते ही बिल्कुल हैरान हो जाता है। पुलिस ये सब क्या पूछ रही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बताता है कि इसने ये गाड़ी एक डीलर के पास भेजी है ताकि वो गाड़ी को बेच सके। इसके पास सारे प्रूफ भी थे, लीगल पेपर्स थे। शख्स ने आगे कहा कि काफी दिनों से वो गाड़ी डीलर के पास ही है, आगे इसको कुछ नहीं पता। पुलिस ने इससे उस डीलर का नाम और ऑफिस वगैरह पूछा। ऑफिस का नाम आया पैराडाइज कार बाजार। यहाँ पर सेकेंड हैंड गाड़ियों में डीलिंग होती थी। ये पानीपत के सुखदेव नगर में था। उस सेकेंड हैंड कार डीलर का नाम आया पुलकित मदान। अब पुलिस इस आदमी को ढूंढते हुए पैराडाइज कार बाजार पहुंचती है। वहां पर पता चला कि पुलकित और इनके बिजनेस पार्टनर कई दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं।
लगभग 7 फरवरी से। इससे पुलिस को पुलकित पर शक गहराता है। इन्होंने एक टीम बनाई और उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। 10 फरवरी के दिन टोटल 3 लोग पानीपत के भैंसवाल मोड़ से उठाए जाते हैं। एक तो पुलकित मदान जो पैराडाइज कार बाजार का मालिक था, दूसरा इसका बिजनेस पार्टनर चेतन और तीसरा इनका जानने वाला सुनील एके नीति। पुलिस ने इन तीनों को उठाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। आखिर में ये तीनों ही मान लेते हैं कि उस दिन नरेश की गाड़ी का पीछा यही लोग कर रहे थे और इन्होंने नरेश का कत्ल कर दिया है। पहले पुलकित मदान और नरेश शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पुलकित इससे दूरी बनाने लगा। यही नहीं, ये कत्ल करने की भी ठान लेता है। पहले तो इसने कत्ल की पूरी वारदात सुनाई। पुलकित पिछले 1 महीने से कत्ल की प्लानिंग कर रहा था, हर बारीकी को देख रहा था, परख रहा था। ये पहले अपने बिजनेस पार्टनर चेतन को प्लान में शामिल करता है, उसको बिजनेस में हिस्सेदारी बढ़ाने का लालच दिया। फिर चेतन ने सुनील एके नीति को भी प्लान में शामिल किया। सुनील को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। पुलकित का पहला रूल था कि ये लोग कभी भी आपस में फोन पर प्लान डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे और ना ही नरेश का नाम तक लेंगे। जब कत्ल करें तो उस वक्त फोन भी यूज नहीं करेंगे, वरना पुलिस पता कर सकती है। सुनील का काम था कि नरेश की रेकी करेगा, कब कितने बजे ऑफिस जाता है, कब घर आता है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर जाता है, किनसे मिलता है। इसी रेकी के लिए इसे 1 लाख रुपए दिए गए थे। पुलकित जानता था कि नरेश डेली अपनी इनोवा कार से ऑफिस जाता है और उस गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। अगर नरेश कहीं गायब हुआ तो पुलिस जीपीएस के जरिए उसे ढूंढ सकती है। प्लान रेडी होने के बाद अब ये लोग मौके का इंतजार करने लगे। मौका ये था कि नरेश अपनी इनोवा कार के अलावा किसी और गाड़ी से ऑफिस जाए। हर रोज सुनील नरेश का पीछा करता, उसकी रेकी करता, जासूसी करता। अब 6 फरवरी के दिन नरेश ने अपनी दूसरी गाड़ी ली, जो कि टोयोटा एटियोस थी, जो उसकी वाइफ यूज करती थी। सुनील ने जब अलग गाड़ी देखी तो उसने पुलकित और चेतन को इस गाड़ी के बारे में बताया। फोन पर ये बात नहीं करते हैं, सुनील खुद उनके पास जाकर ये बता रहा था। जब शाम में 7:30 बजे नरेश का घर जाने का टाइम हुआ तो सुनील तुरंत ही भागकर बाइक से पुलकित चेतन के ऑफिस गया। प्लान के अनुसार चेतन और सुनील इसी ऑफिस में रहते हैं। जो भी स्टाफ यहाँ पर काम करते थे सबकी छुट्टी कर दी गई। इसके बाद पुलकित मदान स्काईलार्क होटल के पास चौराहे पर गया, क्योंकि नरेश की गाड़ी यहीं से गुजरने वाली थी। थोड़ी ही देर में नरेश अपनी कार से स्काईलार्क चौराहे के पास आया। पुलकित उसकी गाड़ी को देखकर पहचान गया और हाथ देकर उसको रुकवाता है। चूंकि नरेश और पुलकित अच्छे दोस्त थे तो नरेश ने गाड़ी रोक दी। पुलकित उसको कुछ कहता है, जिसके बाद ये लोग पैराडाइज कार बाजार गए, जो कि पुलकित का ऑफिस था। यहाँ पर तो ऑलरेडी चेतन और सुनील थे ही। नरेश के यहाँ पर आते ही पुलकित समेत तीनों ने मिलकर नरेश का गला दबाया और तब तक दबाए रखा जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई। इसके बाद ये लोग उसका मोबाइल फोन, गले से सोने की चेन वगैरह निकालते हैं। फोन को इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। अब ये लोग देर रात होने का वेट करते हैं। रात में 9:30 से 10 बजे के बीच इन्होंने नरेश के शव को उसके ही टोयोटा एटियोस कार की डिक्की में रखा। पुलकित को एक शख्स ने अपनी कार दी थी बेचने के लिए, स्विफ्ट डिजायर। बाकायदा शख्स ने कार की एफिडेविट भी बनवा रखी थी, गाड़ी के लीगल पेपर्स वगैरह भी मौजूद थे। उस गाड़ी को ये तीनों अपराधी कत्ल में यूज करते हैं। अपनी खुद की गाड़ी यूज नहीं किए ताकि पुलिस इन पर शक न कर पाए, दूसरों में ही अटके रहें। एक आदमी नरेश की कार को चला रहा था और बाकी 2 लोग स्विफ्ट डिजायर से पीछा कर रहे थे। ये लोग जानते थे कि हाईवे वगैरह पर कैमरे लगे होते हैं, इसलिए इन्होंने छोटी मोटी गांव की गलियों का रास्ता चुना। टेढ़ी मेढ़ी गलियों और कच्चे रास्तों से होते हुए ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में उस नहर के पास पहुंचे। 200 मीटर पहले ही इन्होंने नरेश के कार के दोनों आगे पीछे की नंबर प्लेट्स निकालकर फेंक दी। इसके बाद ही आगे आते हैं। नरेश के शव को गाड़ी से बाहर निकाला गया और नहर में फेंक दिया गया। चूंकि नहर का बहाव तेज था तो शव बह जाता है। अभी तक रात के 10 बज चुके थे। ये लोग नहर में कार को भी फेंकने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि ये रात का टाइम था तो कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने गाड़ी की लाइट्स ऑन रखी। इत्तेफाक से एक राहगीर लाइट्स की वजह से उस गाड़ी को देख लेते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से कार को धक्का देने वालों को नहीं देख पाए। पर इन्होंने जाकर सरपंच को खबर दे दिया कि एक गाड़ी नहर में डूब रही है। इधर पुलकित, चेतन और सुनील तीनों स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वापस ऑफिस लौट गए। रास्ते में ही इन्होंने नरेश के मोबाइल फोन को भी तोड़ दिया। पुलकित कत्ल की वारदात बताने के बाद अब उसकी वजह भी बताता है। नरेश शर्मा एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, और साथ में इंटरेस्ट पर लोन भी देते थे। इसी तरह से इन्होंने पुलकित के भी बुरे टाइम में 15 लाख रुपए का लोन दिया था उसे, जो कि 15% के इंटरेस्ट पर था। इससे पुलकित की काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि अपने बिजनेस को लेकर जूझ रहा था और नरेश भी ब्याज के पैसे कमा लेता। इसमें दोनों का ही फायदा था। अब नरेश ने तो लोन दे दिया, ये 2018 की बात है। धीरे धीरे पुलकित 15 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ चुका भी देता है। लेकिन आगे चलकर नरेश ने बाकी 7 लाख रुपए वापस करने का पुलकित पर दबाव बनाने लगा,
कि जल्द से जल्द वापस करो पैसे। अब इतनी जल्दी पुलकित पैसे कहाँ से लाए, लेकिन नरेश को वो पैसे हर हालत में जल्दी चाहिए थे, क्योंकि 2018 में पैसे दिए थे, लेकिन अब 2020 आ गया था, 2 साल हो गए थे। नरेश के दबाव से पुलकित परेशान हो गया था, इसलिए उसने कत्ल की पूरी साजिश रची। ये कत्ल वाले दिन यानी 6 फरवरी की शाम में नरेश की कार रुकवाने के बाद बोलता है कि मेरे ऑफिस में तुम्हारे 7 लाख रुपए रेडी हैं, चल कर ले लो अभी। इसीलिए नरेश पैराडाइज कार बाजार गया, जहां पर उसका कत्ल हो जाता है। अब बात आती है कि नरेश शर्मा का शव कहाँ पे है। शव को नरेश के घर वाले, पुलिस, गोताखोर, बोट में बैठी टीम, हर कोई ढूंढ रहा था। इन अपराधियों ने जहां पर शव फेंका था वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था, शव कहीं बहकर दूर चला गया होगा। नहर के किनारे किनारे पुलिस की टीम और बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे। ढूंढते ढूंढते करीब 60 किलोमीटर दूर कासंडी नामक लोकेशन पर नहर के पानी में बहता हुआ कुछ चीज दिखाई देता है। ये चीज नरेश के साले ने देखी थी, पुलिस को इन्होंने बताया। जब गोताखोर उसको निकालने के लिए पानी के अंदर जाते तो वो बहकर और दूर चला जाता। ऐसे करते करते ये चीज 1 से 1.5 किलोमीटर तक और दूर जाती है। फिर वहीं पर एक पुलिया पड़ता है, जहां पर बहाव थोड़ा कम था, वहीं ये चीज आकर अटक गई। गोताखोरों की मदद से वो चीज बाहर लाई जाती है। वो एक आदमी का शव था, पानी में रहकर ये बिल्कुल ही फूल चुका था, खराब हो चुका था। पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। वहां पर कपड़ों वगैरह से नरेश के घर वालों ने शव को पहचान लिया, ये सच में नरेश शर्मा का ही शव था। सारी जांच करने के बाद आगे शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार हो जाता है। इधर पुलिस सभी अपराधियों को अरेस्ट कर चुकी थी। कत्ल में यूज हुआ कार, बाइक और बाकी जो चीजें थीं, सब कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया। अब इसमें उस कार ओनर की क्या गलती, जिसकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इन अपराधियों ने फंसा दी। खैर, इन लोगों के खिलाफ कोर्ट से 2 दिनों का रिमांड मिला, जिसमें नरेश का शव बरामद हो जाता है। फिलहाल पुलकित, मदान, चेतन और सुनील, इन तीनों के ही ऊपर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।